नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11 का हमारा जो भूगोल है उसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले भौतिक पर्यावरण जो हमारी किताब है उसके 4 चैप्टर जो है हम बहुत अच्छे से शानदार तरीके से और मस्त तरीके से पढ़ चुके हैं। तो आज हम लाडलू क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कक्षा 11 का हमारा चैप्टर 5 और उसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। और हम ये जानते हैं कि पहला चैप्टर जो होता है उसका पहला जो लेक्चर होता है उसमें हम पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि इस लेक्चर में हमें पढ़ना, इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ये पहला लेक्चर तय करता है। उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी हम देखा करते हैं जिससे हमें चैप्टर की व्यू रचना, उसकी पृष्ठभूमि या फिर चैप्टर के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं और चैप्टर कितना आसान और सरल तरीके से समझ में आने वाला है, ये सारी चीज हमें पता चल जाती है फर्स्ट वाले लेक्चर से। तो बड़े ही जोश, उत्साह और जुनून के साथ इस चैप्टर को पढ़ना है और अच्छे से याद करना है, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको यूं लगेगा कि अब तो 2 चैप्टर बचे हैं, पूरी किताब ही खत्म होने वाली है। और बहुत फास्टली जो ये किताब जो है खत्म होने वाली है। भौतिक पर्यावरण जो हमारा है ये लगभग 20-25 तारीख तक अपना एकदम फिनिश हो जाएगा, इसलिए मस्ती के साथ, जुनून के साथ पढ़ते रहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या जानेंगे? तो फर्स्ट जो लेक्चर है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरी व्यू रचना हमें समझाने वाला है। इसके अंदर हम प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है ये जानने वाले हैं, उसके बाद वनस्पति के रूप क्या होते हैं ये जानने वाले हैं, और फिर वनस्पति के बारे में कुछ विशेष बातें हम जानेंगे जिससे हमें चैप्टर को पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए। लाडलू, मैं आपको एक बहुत शानदार बात बताता हूँ कि ये जो भौतिक पर्यावरण जो हमारी किताब है उसमें इसके अंदर पूरे भारत को एक तरह से सिकुड़कर पूरे ज्ञान को डाला हुआ है। इस चैप्टर में ऐसी कोई भी चीज, इस पूरी किताब के अंदर ऐसी कोई भी चीज छूटी नहीं है जो भारत के अंदर स्थित है। यानी इस किताब को इस तरह से डेवलप किया गया है, इस तरह से मैनेज किया गया है, इसकी बनावट और संरचना को और इसके ज्ञान को एनसीईआरटी ने इस तरह से व्यवस्थित किया है कि बच्चे को जैसे ही 10th करके वो 11th में आए तो उसको ज्योग्राफी से एक सच्चा वाला प्यार हो जाए, और वो सच्चा वाला प्यार आपको हो जाना चाहिए ज्योग्राफी से। तो भूगोल के अंदर हम क्या देखते हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ता है, पृथ्वी गोल है, लेकिन भूगोल को वास्तविक तरीके से पढ़ने के लिए हमें क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन क्या करना पड़ता है, क्योंकि भूगोल एक क्रमबद्ध अध्ययन है, भूगोल एक व्यवस्थित अध्ययन है। इसलिए कहा जाता है भूगोल कला और विज्ञान, साइंस और आर्ट्स दोनों है, क्योंकि इसके अंदर साइंस के फॉर्मूले भी आप देखते हो, मैथमेटिकल चीजें भी इसके अंदर आती है। तो भूगोल जो है उसके अंदर पूरी पृथ्वी की संरचना की बात करते हुए हम पृथ्वी के ऊपर क्या क्या पाया जाता है, और इस संदर्भ में इस किताब में हम भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारत जो है उसकी स्थिति और आकार को देखा हमने पहले चैप्टर में, दूसरे में भारत की डिवाइडेशन कर दिए थे, तीसरे के अंदर हमने नदियां आदि चीजों का जिक्र किया, और चौथे के अंदर भारत में बदलते हुए मौसम, बदलती हुई जलवायु, बदलता हुआ मानसून आदि पर हमने चर्चा की। लेकिन अब जो ये 5th वाला जो चैप्टर शुरू हुआ है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर भारत में सिर्फ वनों की बात करेंगे, और उसमें भी उन वनों की बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो हमने घर में तुलसी का पौधा लगाया, घर में नीम का पौधा लगाया, उसका जिक्र बिल्कुल भी हम नहीं करने वाले। इसके अंदर हम सिर्फ क्या लिखा है देखो, प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे, जो प्रकृति से बना है उसी चीज के अध्ययन करेंगे। इसके अंदर प्रकृति ने जो वन पैदा किए हैं, जिनका किसी मानव ने पालन पोषण नहीं किया है, वो ऑटोमेटिकली डेवलप हुए हैं, पहाड़ों के अंदर डेवलप हुए हैं, तटीय मैदानों में डेवलप हुए हैं, उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों में, विंध्याचल पर्वतों पर डेवलप हुए हैं, अलग अलग जगह सारी चीजें हम निचोड़ के रखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं लाडले? निचोड़ के रखने वाले हैं पूरे चैप्टर को। भारत के अंदर कैसे कैसे वन देखने को मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे रोजवुड प्रकार की प्रजातियां आप देखोगे, कई प्रकार के ऐसे पौधे जिनका नाम, ऐसे पेड़ जिनका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना। इतनी मजेदार चीजें इसके अंदर आने वाली है। मैं आपको इस टॉपिक से, इस लेक्चर से और इस चैप्टर से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये चैप्टर होने वाला है, और वो समझ में जब आएगा, मैं सीधा सीधा बता दूं आपको, वो समझ में जब आएगा जब आप फर्स्ट वाले लेक्चर से लेकर 5 या 6 लेक्चर इसके होंगे, लास्ट 6 और कम से कम 5
इन लेक्चर में आप टिके रहेंगे और शानदार तरीके से इसको रिवाइज करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इससे सिंपल कोई चैप्टर नहीं है। अगर ये चैप्टर आपके समझ में आ जाता है तो इसका मतलब बुक पूरी समझ में आ गई, क्योंकि फोर्थ वाला चैप्टर जो है उसी की एक ब्रांचेज के रूप में ये निकला है। और फोर्थ और फिफ्थ वाला जो चैप्टर है, उन दोनों चैप्टर की बात अगर हम करें तो उनमें बाढ़ का कहीं जिक्र हो रहा था, कहीं सूखे का जिक्र हो रहा था, कहीं मिट्टी का जिक्र हो रहा था। तो अगले दो चैप्टर 6 और 7 हम पढ़ने वाले, वो बाढ़, सूखा और सिर्फ मिट्टी की बात करेंगे। बाढ़, सूखा, सुनामी, मिट्टी, ये सब बातें अब होने वाली है। तो वो जो है 7-8 लेक्चर का काम है पूरा ये चैप्टर होने के बाद। तो इसको बहुत आसानी से पढ़ना है, कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। क्योंकि एग्जाम जब पास में आता है तो हम सोचते हैं यार पता नहीं अब क्या करें, अब क्या करें। घबराना नहीं है, नए लेक्चर तो देखने ही है, पुराने वाले को थोड़ी स्पीड के साथ देखो, लेकिन उसे देखते रहो। अब इस पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। निखिल सर मोटिवेशनल वीडियो डालते रहते हैं, देखना चाहिए कि बैकलॉग कैसे क्लियर करें, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, एग्जाम समय में क्या करना चाहिए। अभी लेटेस्ट उनका संडे का एक वीडियो है, उसको भी आप अच्छे से देखो कि अब क्या करें, एकदम से घबराहट जैसी हो गई है ना, तो वो भी आप देखा करें। लेकिन यहाँ आज हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करने वाले, वो वनस्पति जो कहाँ बनी है, पहाड़ों के अंदर ऑटोमेटिकली उग जाती है, उस वनस्पति की बात करेंगे। और इसको हम डिवाइडेशन करके 5 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। वनस्पति के रूप क्या क्या होते हैं, वो 5 रूप जो बता रहा हूं उसी की बात है ये। और वनस्पति विशेष हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस मजेदार लेक्चर को जोश और जुनून के साथ। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, है ना। देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। भारत में कोई वनस्पतियों की कमी नहीं है लाडले, जिधर देखो उधर वनस्पति। फिर भी ऐसा कैसा कि 24% वन ही है, जबकि 33% भारत के अंदर वन होना चाहिए। ठीक है, स्थिति ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर वनों की स्थिति अब उतनी कम रही है। पहले 19% ही वन हुआ करते थे, जबकि 33% होने चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से डेवलप किया हमने वनों को डेवलप करने का मतलब है वनों पर हमने ध्यान दिया। और आज भारत में 24-25 राउंड फिगर 25% वन है, यानी 100 बीघा जमीन हमारे पास है। दैट से इमेजिन कर रहे हैं हम थोड़ा सा, काल्पनिक रूप से 100 बीघा जमीन होती है किसी के पास, तो 25 बीघे के अंदर उसके अंदर पौधे हैं, यानी 25 बीघा क्षेत्र पौधे वाला है, प्रकृति वनस्पति वाला है। ऐसी बात हम कर रहे हैं। आगे हम क्या कह रहे हैं, हम आपसे ये बता रहे हैं कि भारत के अंदर वनस्पति जो है, पेड़ पौधे जो है वो डेवलप होते जा रहे हैं। और 17 केंद्र शासित और राज्य ऐसे हैं जहां वन पर्याप्त मात्रा में है। तो आज हम सजग हो गए और आपको भी, प्रत्येक बच्चे को एक पेड़ अपने घर में लगाना है, ये हमारा मिशन है। राहुल सर कहते रहते हैं सेव एंड सोयल, तो पौधा लगाना चाहिए। क्योंकि प्रकृति, भूगोल के बच्चों को तो प्रकृति से इतना प्रेम होना चाहिए कि प्रेम बाहर मतलब ढुलने लग जाए, यूं प्रेम बिखर बिखर के बाहर आए प्रेम, इतना प्रेम प्रकृति से होना चाहिए, तभी ज्योग्राफी आपको अच्छे से समझ में आएगी। भूगोल क्या कहता है, भूगोल कहता है सिर्फ पृथ्वी को गोल गोल घुमा मत तू, है ना। तू ये भी कर कि जो चीजें तुझे करना है, जो चीजें आपको करना है, पेड़ पौधे आपको लगाना है, मिट्टी का अपरदन आपको रोकना है, भूमि का संरक्षण आपको करना है, ये चीजें आपको करना है। तो क्योंकि मानव कुछ चीजें कृत्रिम रूप से करता है और कुछ उसे प्रकृति दिया करती है। देखिए यहां जो क्या है, भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कोई पार ही नहीं है वनस्पति का। हिमालय पर्वतों में अलग वनस्पति मिलेगी आपको, पश्चिम घाट पे आपको अलग वनस्पति मिलेगी। डेल्टा जो क्षेत्र होता है, इसको डेल्ट लिखा हुआ है, ये क्या शब्द है भाई, डेल्टा। डेल्टा क्षेत्र में अलग वनस्पति मिलेगी। राजस्थान के मरुस्थल में आपको अलग वनस्पति मिलेगी। अब देखो, जिस बच्चे ने शुरू से पढ़ाई की है उसको बहुत आसानी से समझ में आ गया हिमालय पर्वत का नाम लेते ही कि भारत के इस क्षेत्र की बात हो रही है, भारत के इस क्षेत्र की बात हो रही है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है भारत का, ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, ये क्षेत्र। और जैसे ही उसने बोला पश्चिम घाट, तो वो समझ गया कि भारत के जो निचला क्षेत्र है भारत का, उस क्षेत्र की बात हो रही है। भारत के किस क्षेत्र की बात हो रही है, भारत के इस पश्चिम घाट की बात हो रही है। किस घाट की बात हो रही है, भारत के पश्चिम घाट की बात हो रही है। अपने आप पता चल जाता है पढ़ने वाले बच्चों को, डेल्टा क्षेत्र की जैसे ही बात होती है, इसका मतलब कोई नदी आती है और जो मिट्टी साथ में लाती है, जो मिट्टी छोड़ देती है, वो डेल्टा क्षेत्र है। या फिर यूं कहूं मैं सीधे सिंपल तरीके से कि जो मिट्टी आती है वो तो डेल्टा क्षेत्र है ही, लेकिन नदी थोड़ी सी धीमी होती है, थोड़ा सा बहाव क्षेत्र को फैलाती है, और वहां जो बनता है वो डेल्टा क्षेत्र होता है। ये चीज हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। राजस्थान का मरुस्थल, राजस्थान एक राज्य है, उसमें मिट्टी वाला क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, तो वो जो मिट्टी वाला क्षेत्र है उसके लिए मरुस्थल शब्द का प्रयोग हुआ है।
तो अब आप बताइए, ये जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, यहां कैसी वनस्पति देखने को मिलेगी? तो यहां शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय मिलेगी यहां पे। लेकिन हिमालय वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें, इस पहाड़ी क्षेत्र की अगर हम बात करें, हिमालय वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें, इस पहाड़ी क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कटिबंध का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में वन जो है वो कैसे मिलेंगे? शीत प्लस उष्ण, ठंडे और गर्म वाले क्षेत्र के, यानी कि पहाड़ों में तो हवाएं चला करती है, पहाड़ तो ठंडे ही हुआ करते हैं, हिमालय वाले तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहां देखने को मिलेगी। और बहुत अच्छे से हिमालय के सारे वनस्पति को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर पश्चिम घाट की अगर बात करें, एक व्यू रचना के रूप में अभी हम देख रहे हैं इसको। पश्चिम घाट की अगर बात करें तो उष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? उष्ण कटिबंधीय वन, यानी उष्ण का मतलब सीधा सीधा लाडले गर्म है। क्या है? गर्म क्षेत्र। कटिबंध का मतलब क्षेत्र, तो गर्म क्षेत्र वन, गर्म क्षेत्र वाले वन इसको हम बोल सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है? डेल्टा क्षेत्र की बात कर रहा है। डेल्टा क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। यहां भी क्या मिलते हैं? गर्म मिलते हैं, जैसे वहां मिले हैं। राजस्थान के मरुस्थल की बात करें तो मिट्टी मिट्टी है वहां पे, और कुछ है ही नहीं। एक गाना चलता है राजस्थान में पॉपुलर, लावण के लागियो भरबूट्यो। भरबूटिया एक नुकीला सा छोटा सा वनस्पति होता है जो कांटेदार होता है। तो वो चीजें वहां देखने को मिलती है। कहां? झाड़ियां, कांटेदार वनस्पति। कहां? पश्चिम राजस्थान में, क्योंकि बारिश 50 सेंटीमीटर वार्षिक औसत कितना है जैसलमेर का, यानी पश्चिम राजस्थान की बात कर रहे हैं। पश्चिम राजस्थान का वार्षिक औसत जो है जल का, जो वर्षा का, वो 50 सेंटीमीटर से ही कम है। आप सोचो, एक दिन में 1400 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। कहां? एक दिन में 1400 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। किस स्थान पर? भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मौसिनराम, वहां इतनी बारिश हो जाती है। जबकि यहां तो वहां एक दिन में होती है उतनी, तो यहां 8-10 साल में नहीं होती, क्योंकि टोटल कितना औसत है? 50 सेंटीमीटर। तो ऐसे में मुझे बताओ, अमरूद लगेंगे क्या? केले लगेंगे? कुछ नहीं लगेगा। झाड़ियां होगी और कांटेदार वनस्पति होगी, घास होगी जैसे टांटिया घास होती है, फोग घास होती है जैसे फोग परफ्यूम बना करता है। ये चीजें यहां देखने को मिलती है। लेकिन राजस्थान का मरुस्थल खनिज तेलों का क्या है? मुख्य घर माना जाता है। भाग्य में ऐश्वर्य, ऐसे तेल के कई कुएं हैं यहाँ पे बाड़मेर राजस्थान के क्षेत्र में, इस मरुस्थल में। तो ये मरुस्थल जो है राजस्थान का, ये लगभग 12 जिलों में आता है, और इसमें एक सिरोही जिला है, उसका आधा भाग आता है, तो इसको 12 या 13 लिखा रहता है। तो 12 जिले राजस्थान के जो है वह झाड़ियां और कांटेदार वनस्पति आपको देखने को मिलती है। तो ये हमने क्या देखा? ये पूरे भारत को एक व्यू के रूप में हमने देख के, एक बनावट और संरचना के आधार पर कौन सी वनस्पति कहां मिलेगी, कहां गर्म वनस्पति है, कहां झाड़ियां और कांटे मिलेंगे, इसकी चर्चा हमने की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही शानदार चीज हम देख रहे हैं। वनों को निम्न प्रकार बांटा गया है, यानी वनों को कई प्रकार से बांटा गया है, और मुख्यतः हम 5 प्रकार में बांटकर पढ़ेंगे। वनों को कितने प्रकार में बांटकर पढ़ेंगे? अगले लेक्चर के अंदर हम वनों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। 5 प्रकार के वन होते हैं। कितने वन होते हैं? 5 प्रकार के। लेकिन ये जो चीज आपके सामने दिखाई दे रही है, ये जो 5 पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये 1 लाडले, 2, 3 और 4, ये 5 हो गए लाडले। ये 5 वनों के जो प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 5 प्रकार अगर आपको यहां समझ में आ गए तो इनको डिटेल से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इन्हें यहीं याद कर लेना है। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय, गर्म, सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। एक तो पूरा ही सदाबहार है, पूरी साल हरा भरा दिखाई देता है, और एक आधा आधा सा हरा भरा दिखाई देता है। सबसे पहले हम वो देखेंगे। सबसे पहले वनों में हम क्या देखेंगे? एक तो वो जो पूरी साल हरा भरा दिखाई देता है, पत्ती झड़ने का टाइम अलग है, पेड़ों के उगने का टाइम अलग है, पतझड़ का टाइम अलग है, हरे होने का टाइम अलग है। इसलिए क्या होता है? इसलिए हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। तो जो वन हरे भरे दिखाई देते हैं हमेशा, उनको सदाबहार वन कहा जाता है, और ये उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। और ये अर्ध सदाबहार वन क्या है? साथ में दोनों को साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों भाई भाई है। पहले तो हम एक ही क्षेत्र को देखेंगे कि इस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। आधे में तो पूरी तरह से सदाबहार है, और आधे में आधे सदाबहार है, यानी आधे दिनों तक सदाबहार रहते हैं। कभी कभी मुरझा जाते हैं, कभी कभी सूख जाते हैं। तो सदाबहार वैसे तो कभी सूखा नहीं करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ये पतझड़ वाले वन है जो सूख जाया करते हैं। पर्णपाती वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इनका क्या नाम लिखेंगे हम? मानसूनी वन। इन्हें क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी इन्हें कहा जाता है।
उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद अब ये पर्णपाती जो है इनको दो रूपों में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पढ़ेंगे, जो झाड़ियां वाड़ियां, अभी राजस्थान की हमने कुछ देर पहले बात की थी, तो कांटेदार वनों का भी हम जिक्र करने वाले। उसके बाद हम पर्वतीय वन पढ़ेंगे। पर्वतों में जो वन होते हैं, कई प्रकार के वन होते हैं पर्वतों में, अलग अलग रूप से जो पर्वतों में पाए जाते हैं वो पर्वतीय वन होते हैं। और यह जनजातियां जो है इनका लाभ उठाती है, उनके रोजगार का साधन ही ये पर्वतीय वन है। जैसे गुज्जर है, भाटिया है, वो जातियां पढ़ी थी हमने जब हिमालय हमने पढ़ा था, तो वो सारी जनजातियां इन पर्वतीय वनों में रहती है। वेलांचली और अनूप वन, इन्हें मैग्राव भी कहा जाता है। तो वेलांचली व अनूप वन क्या है? अनूप का मतलब होता है तल, वेलाचली का मतलब होता है तलीय क्षेत्र, यानी कि इसका मतलब क्या है, तल बोलते हैं, आप समझ गए। पश्चिम तट की बात कर रहा हूं, पूर्वी तट की बात कर रहा हूं, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा हूं। प्रायद्वीपीय भारत ये होगा दोस्तों, भारत का तीन ओर से हिंद महासागर के घिरा होना या पानी का होना ही क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र कहलाता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, पठार तो ये क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो वेलाचली व अनूप वन या मैग्रेव या मोग्रोव वन भी इन्हें कहा जाता है, ये वन होते हैं। तो ये 5 प्रकार के वनों पर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। अब वन के बारे में अगर हम और चर्चा करें तो हम ये देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति जो होती है वो किस प्रकार से है और ये किन कारकों पर टिकी हुई है। प्राकृतिक वनस्पति जो है वे पौधे जो मानव की सहायता के बिना, मैंने शुरू में आपको कह दिया कि इनको कोई लगाता नहीं है, ये अपने आप उग जाते हैं। कितने खतरनाक है ये वनस्पति के लोग, ये वनस्पति जो है कितनी खतरनाक है कि ऑटोमेटिक ही लग जाया करती है, कोई भी इनका पालन पोषण नहीं करता है। एक तो वो पौधे होते हैं, वो पेड़ होते हैं, वो वन होते हैं, वो वनस्पति होती है जिनको हम लगाया करते हैं, उन्हें हम कृत्रिम वनस्पति बोल सकते हैं। लेकिन एक वो होते हैं जो ऑटोमेटिकली उग जाया करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, आपसे सीधा सीधा टिप्पणी पूछी जा सकती है, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आप क्या जानते हैं। वे पौधे या पेड़ जो जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर या किसी भी क्षेत्र में अपने आप उग जाया करते हैं और खुद का लालन पालन खुद किया करते हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं। देखो लिखा भी है, वे पौधे जो मानव की सहायता के बिना स्वयं वन्य वे प्राकृतिक अवस्थाओं में उगते हैं। वन यानी जंगल के लिए प्रयोग हुआ है, प्राकृतिक अवस्था जो उसे मिली है, जो पानी उसे मिला है। प्राकृतिक अवस्था शब्द यहां इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि जैसे कोई खेती है, उसको कोई वन ऐसा है जिसको 200 सेंटीमीटर पानी चाहिए, कोई ऐसा है जिसको 200 से ज्यादा चाहिए। जैसे पश्चिम घाट में जो वन होंगे, इसका मतलब पश्चिम घाट जो है वहां 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, इसका मतलब वहां वही वन होंगे जिसे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए। जैसे झाड़ियां और कंटीले वनों की बात करें तो वो राजस्थान में होंगे क्योंकि उन्हें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए। तो वन उसी अकॉर्डिंग, उसी प्राकृतिक वातावरण में अपना फल फूलन कर पाते हैं, अपना जीवन यापन, या फिर इसको जीवन यापन ना करके अपना जो है विकास या उद्विकास किससे कर पाते हैं, वहां का क्लाइमेट जो है, वहां का वेदर जो है, उसके हिसाब से अपने आप को ढालकर प्राकृतिक अवस्था में वन्य जो है बिना मानव की सहायता लिए खुद खड़े हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में विभिन्न पर्यावरणीय तंत्र, परितंत्रीय परिवेश में जो कुछ भी प्राकृतिक रूप से दिखाई देता है, दूसरे शब्दों की अगर बात करें तो विभिन्न पर्यावरणीय तंत्र और परितंत्रीय परिवेश में जो कुछ भी प्राकृतिक रूप में उगता है उसको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति। ये क्या कहना चाह रहे हैं, चाहे कैसा भी पर्यावरण है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता वनस्पति को, लेकिन उस पर्यावरण में जो कुछ उसे चाहिए वो उसे मिल जाना चाहिए। जैसे प्राकृतिक हमने ये देखा, बहुत आंधियां आती हैं, धूप बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन कोई वनस्पति ऐसी है जिसको जल चाहिए और वो उसे वहां मिल जाता है तो वो अपना पालन पोषण करके बड़ा हो जाता है। तो ये प्राकृतिक वनस्पति की बात हम कर रहे हैं। वनस्पति के कारकों पर निर्भर करती है, वनस्पति कई कारकों पर निर्भर करती है और वो कारक आपको दिखाई दे रहे। वनस्पति जो होती है उसके लिए अच्छा तापमान चाहिए। क्या चाहिए, अच्छा तापमान। अब अलग अलग पौधों को अलग अलग तापमान की जरूरत होती है। कई वनस्पति ऐसी होती है जिनको ज्यादा तापमान की जरूरत होती है, कई वनस्पति ऐसी होती है जिनको कम तापमान की जरूरत होती है। तो तापमान पर भी निर्भर करता है, उसके अलावा जलवायु क्लाइमेट पर भी निर्भर करता है, उसके अलावा मिट्टी पर निर्भर करता है और उसके अलावा भूभाग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, भूभाग पर निर्भर करता है। तो ये चीजें जो है क्या करती हैं, वनस्पति को प्रभावित किया करती है।
अब जलवायु कैसे प्रभावित करेगी, जैसे कहीं शीत जलवायु है, या फिर कहीं ग्रीष्म रूप की जलवायु है, या फिर कहीं विंटर वाली एक तरह से, या फिर कहीं समर वाली, या फिर कहीं ऐसा माहौल बना हुआ है जहां शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों है, या फिर कहीं उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म क्षेत्र है, तो वो जलवायु जो है हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। जलवायु भी किस पे फर्क असर डालती है, वनस्पति पे असर डाला करती है। भूभाग, जमीन कैसी है, जैसे कहीं जलोढ़ मिट्टी मिल गई। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पहाड़ी पत्थरों में ही खिल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें बहुत अच्छी जमीन चाहिए, खुला खेत चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग जो वनस्पति होती है उसको अलग अलग भूभाग की जरूरत होती है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार का पेड़ है उसको उसी के अनुसार क्लाइमेट यानी जलवायु चाहिए, उसको उसी के अनुसार मौसम चाहिए, उसको उसी के अनुसार तापमान चाहिए, उसको उसी के अनुसार मिट्टी चाहिए, उसको उसी के अनुसार भूभाग चाहिए। अब यहां जैसे मैं और जोड़ना चाहूं तो यहां मैं मौसम लिख सकता हूं। अब कोई होते हैं जिन्हें मानसूनी वर्षा चाहिए तो मानसून ऐड कर सकता हूं। तो कई प्रकार के, कई ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें चक्रवाती तूफान की जरूरत होती है, कई ऐसे होते हैं जिसे दिसंबर और फरवरी में जो माउट आती है उसकी जरूरत होती है। तो वनस्पति पर प्रभाव डालने वाले उन तत्वों, उन अलाइनमेंट या उन कारकों की बात हम कर रहे हैं जो किसी ना किसी रूप से प्राकृतिक जो वनस्पति होती है उस पर असर डाला करते हैं। आगे देखिए, वनस्पति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लगभग 8-10 पॉइंट हम अब देखने वाले हैं जो वनस्पति के बारे में हमें समझा देंगे कि वास्तव में वनस्पति है क्या। वैसे आप जानते हैं वनस्पति जो है वो शब्द प्राकृतिक वनों को पढ़ने के लिए हम प्रयोग में ले रहे हैं, और वनस्पति का मतलब जो भी वन पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो भारत है, चाहे भारत का कोई राज्य है, चाहे वो दक्षिण अमेरिका के अमेजन वन है, चाहे किसी भी प्रकार के वनों की अगर बात करते हैं तो उनके लिए संयुक्त रूप से वनस्पति शब्द का प्रयोग किया करते हैं। लेकिन प्राकृतिक वनस्पति वे वनस्पति है जो सीधा सीधा क्या बताती है हमें, प्रकृति ने खुद जिन वनों को पैदा किया है वो प्राकृतिक वनस्पति है। अब वन जो होते हैं उनसे लाभ क्या है, इन वनस्पति से हमें लाभ क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें हम देखने वाले। ऑक्सीजन का उत्पादन सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन का उत्पादन कौन करते हैं, वन करते हैं। पानी की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं, कहीं बारिश नहीं होती है वहां ढेर सारे वन लगा दो, अपने आप बारिश को खींचते हैं। वन क्या करते हैं, बारिश को खींचते हैं। अब कोई लिखेगा कमेंट बॉक्स में, वन हमें छाया देते हैं, वन हमें पान का पत्ता देते हैं जिससे हम पान खा सकते हैं, वन हमें जो है छाल दिया करते हैं जिससे आयुर्वेदिक दवाइयां बना करती है, वन जो है हमें लकड़ी दिया करते हैं जिससे दरवाजे खिड़कियां बनते हैं, वन जो है उनके पत्तों पर कई जगह जो है उनकी प्लेट बनाई जाती है, उस पर खाना खाया जाता है। तो वनों के ढेर प्रकार के लाभ जो आप सोच रहे हैं ये छोटे छोटे, ये तो बहुत छोटे, और भी बड़े बड़े लाभ वनों के देखने को मिलते हैं और उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। ये कोई लेक्चर इतना कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हो। इसमें तो मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूं, आगे जो चीज आने वाली है वो बड़ी मजेदार आने वाली है, ठीक है। भूमि अपर्दन, वन जो होते हैं भूमि के अपर्दन को रोकते हैं। देखो नदियों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, नदियों से सबसे बड़ी समस्या हमें हो रही थी, ये नदी आ रही है, ठीक है, और यहां जितनी भी मिट्टी पास में हुआ करती थी तो इस क्षेत्र की जो उपजाऊ मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, उपजाऊ जो मिट्टी है उसको साथ ले जाया करती थी नदी, और उस स्थान पर ले जाके खड़ी कर देती जहां उसकी जरूरत ही नहीं है, वहां वैसे ही उपजाऊ मिट्टी है और वो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहला रही थी। लेकिन इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में आसपास में जो भी मिट्टी थी उसको नदी लेके चली गई। अगर इस नदी में मिट्टी को जाने से कोई रोक सकता है तो कौन है, या तो यहां बांध बनाया जाए तब रुक सकती है, ये तो सेकंड कारण हुआ। लेकिन फर्स्ट कारण क्या है जिसे मिट्टी के अपर्दन यानी मिट्टी के बहाव को रोका जा सकता है, तो बहुत सिंपल कारण है और आप समझ चुके हैं, वो है पेड़, जिसको हम कह रहे हैं वनस्पति। ऑक्सीजन तो देती है, कोई दिक्कत नहीं है। नदियों के पानी को जो है गुजारने के लिए जो है मिट्टी साथ में आई है, उस मिट्टी को रोक लेती है और पानी को वनस्पति निकाल देती है। पानी भी बड़ी मुश्किल से निकलता है लेकिन रास्ता कर लेता है, लेकिन मिट्टी को नहीं जाने देते, कौन, वनस्पति, ठीक है। बेहतर स्वास्थ्य यानी अच्छा स्वास्थ्य, आपने कहा ना जहां वन होते हैं वहां क्या होता है, वहां के लोगों का स्वास्थ्य ऑटोमेटिक अच्छा होगा। प्रदूषण अगर कहीं बढ़ रहा है, वन लगा दो ढेर सारे, प्रदूषण ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जैसे दिल्ली में देखो आने वाले समय में 30-40 साल बाद देखना आप, लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो है कईयों को साथ लेके घूमने पड़ेंगे, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। लेकिन क्या है,
वनों पर जोर नहीं दिया जा रहा। अगर वनों पे जोर दे दें तो ऑक्सीजन जो है वो अपने आप बनना शुरू हो जाती है और फिर सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वन बहुत बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति आने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे वनों का नहीं वनस्पति का जनक कहा जाता है। किसका? वनस्पति विज्ञान का। किसका? वनस्पति साइंस का, वनस्पति विज्ञान का अगर कोई जनक कहलाता है तो उसका नाम है थियोफ्रेस्टल। क्या नाम है उसका? थियोफ्रेस्टल। अभी याद कर लो और चिपका दो। कहां? दीवार पे नहीं, कमेंट बॉक्स में थियोफ्रेस्टल। थियोफ्रेस्टल लिख दो फटाफट से। थियोफ्रेस्टल कौन है? वनस्पति का जनक। ठीक है। प्राकृतिक वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक वन जो होते हैं उनकी कोई सिंचाई तो वहां करता नहीं है, कोई पानी डालने तो जाता नहीं है, क्योंकि ये तो खुद कहते हैं हम तो किसी पे निर्भर ही नहीं है। तो प्राकृतिक वनस्पति जो होती है वो मानसून पर निर्भर करती है। मानसूनी वर्षा जो होती है उससे इनका पालन पोषण होता है। ठीक है। वनस्पति का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी ये वन जो है इनका अध्ययन किसमें किया जाता है? बॉटनी में। तो क्या हम बॉटनी पढ़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। हम क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल। और भूगोल कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैंने इतिहास को भी साथ लिया है, मैंने राजनीति विज्ञान को भी साथ लिया है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन आपको करना है तो भूगोल का अध्ययन आपको आना चाहिए। हमने कह दिया भारत के अंदर इतने लोकसभा क्षेत्र है, अब किसी ने कहा देहरादून है, किसी ने कहा नीमच है, किसी ने कहा बिहार का पटना है, यूपी का कानपुर है, राजस्थान का जयपुर है ना। तो इस प्रकार से ये शहर जो है ये भूगोल को पढ़े बगैर समझ में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकते। हिस्ट्री की बात इसलिए कर रहे हैं कि किस समय क्या हुआ था भूगोल में, हिस्ट्री की बात होगी। उसके अलावा यहां बॉटनी की बात कर रहे हैं क्योंकि हम जलवायु, मानसून आदि चीजों का अगर जिक्र कर रहे हैं, मौसम का, तो यह अध्ययन तो बॉटनी में होता है। तो भूगोल कहता है मैं सबको साथ लेके चलता हूं, वसुदेव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी मेरा घर है और इसी आधार पर मैं क्या करता हूं? अपना कार्य करता हूं। यानी वनस्पति अध्ययन किसमें किया जाता है? भूगोल नहीं लिखना है, बॉटनी लिखना है। क्या लिखना है? बॉटनी। ठीक है। यह शब्द ग्रीक भाषा का है। बोटेनिकस वनस्पति का देवता चंद्रमा और सोम को माना गया है। किसको माना गया है? चंद्रमा और सोम। वैसे चंद्रमा और सोम दोनों एक ही चीज के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पे आप सोम लिख दो या चंद्रमा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वनस्पति का देवता कौन है? सोम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या याद हुआ यहाँ पे? एक तो वनस्पति का जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, एक तो ये। दूसरा वनस्पति जो है उसका अध्ययन किस सब्जेक्ट में होता है? तो बॉटनी में। और तीसरा वनस्पति जो है उसका देवता जो है वो चंद्रमा या सोम को माना जाता है। तो ये चीजें हमने देखी। आगे बड़ी सुंदर चीज हम पढ़ रहे हैं, वन और जीवन। वन जो है वो जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, वन जीवन में क्या महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। असंख्य, ध्यान से समझना है, 10 पॉइंट है, 4 यहां दिखाई दे रहे हैं, 6 अगली स्लाइड में, घबराना नहीं है ना। असंख्य जनजातियां लोगों के लिए वन एवं आवास, रोजी रोटी और अस्तित्व है। क्या कह रहा है ये? असंख्य जनजातियों ने, ढेर सारी जनजातियां जो हैं लोगों के लिए वन, आवास और रोजी रोटी का माध्यम है। भाई ये लाइन ऐसा कहना चाह रही है कि जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर असंख्य जनजातियां रहती है, ढेर सारी जनजातियां रहती है, और उन जनजातियों का रोजी रोटी का, लालन पोषण का या फिर खाने का कोई संसाधन है तो वो क्या है? जंगलों में पाए जाने वाले वन। वो क्या करते हैं? उन वनों के कंदमूल, फल फूल खाकर अपना, आज भी कई ऐसी जनजातियां हैं, ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों में एक लंगोटी में रहते हैं और वहां के फल फूल खाकर अपना आहार या फिर अपना जीवन यापन करते हैं और अपना आहार की जो पूर्ति किया करते हैं। तो इसीलिए लिखा है असंख्य जनजाति लोगों के लिए वन, आवास और रोजी रोटी का कार्य करते हैं, अस्तित्व में आए हैं। दूसरा क्या है? ये उन्हें भोजन, फल, खाने लायक वनस्पति, शहद, पौष्टिक जड़ें और शिकार के लिए वन्य जानवर प्रदान करता है। क्या वन सिर्फ उनको फल और फूल ही देता है? बहुत कुछ देता है। क्या देता है? बहुत कुछ देता है। देखो ये उन्हें भोजन देता है। अब भोजन कहां से? फल फूलों से। फल है, खाने की वस्तुएं देता है, खाने लायक वनस्पति है यहाँ पे, जैसे एप्पल खा लिया किसी ने अंगूर, ग्रेप्स खा लिए, किसी ने काजू खा लिए, किसी ने बादाम खा लिए, है ना। तो ये ढेर सारी चीजें हुआ करती है। शहद दिया करता है क्योंकि मधुमक्खियां रहती है तो वहां से शहद मिला करता है। ठीक है। पौष्टिक जड़ें, पौष्टिक जड़ें जो होती है, जनजाति के जो लोग होते हैं ना वो एक एक दिन में 30-30 किलोमीटर पैदल चल लिया करते हैं
और आप देखो 30 किलोमीटर पैदल चलो, शाम को आके घर वालों को ऐसे ठरका, जानते हो ना, ठरके से बैठ के यूं है ना आरामदायक स्थिति में बैठ के मेरी ये चीज लाओ, मेरी वो चीज लाओ, सब्जी ऐसे कैसे बनी, खाना ऐसे कैसे बना, थाली को फेंक देना, इतना हुक्म जारी कर दो आप 30 किलोमीटर चल के आओ तो। लेकिन ये 30-35 किलोमीटर रोज चला करते हैं शिकार की तलाश में। वैसे तो शिकार पर प्रतिबंध है, लेकिन ये शिकार क्या करते हैं, इन पर प्रतिबंध लगाने जाए कौन, पुलिस वाला जाए तो खुद खो जाए, उसको ढूंढने कौन जाए। तो जो है कि ये जो क्षेत्र है, ये अपना इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वनस्पति वाले में, अब सिर्फ हम हिमालय वाले वनस्पति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जहां के लोग ज्यादा जीवन, उनका पूरा जीवन निर्भर किस पे है, वनस्पति पे। जैसे पश्चिम तटीय क्षेत्रों की बात करेंगे, वहां के वनस्पति के लोग ज्यादा प्रकृति पर निर्भर नहीं है, वो तो डेवलप होने लगे। लेकिन हिमालय में जो वनस्पति है वो 1000 से 2000 मीटर ऊपर पाई जाती है, यानी 1 किलोमीटर ऊपर, और वहां लोग झोंपड़ियां वगैरह बनाकर रहा करते हैं। तो इस क्षेत्र के लोग जो है इन चीजों पर ज्यादा डिपेंड होते हैं, इन पर ही उनका जीवन यापन टिका होता है। तो शिकार जो है वन्य जानवर प्रदान कौन करते हैं, इन्हें वन में वन्य जानवर होते हैं, इसलिए प्राकृतिक वनस्पति इन्हें वन्य जीव प्रदान करती है। वन्य जीव क्यों कहा गया है, क्योंकि वो वन में ही रहा करते हैं, और वनस्पति जो है वन होते हैं, और प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो प्रकृति से अपने आप डेवलप हुई है, वो मानव पर निर्भर कभी नहीं थी, लेकिन मानव उस पर निर्भर है। मानव किस पर निर्भर है, प्रकृति पर। अगले साल आप जब कक्षा 12th में जाएंगे, क्लास 12 में आप देखेंगे एक मानव भूगोल का पहला ही चैप्टर, एक बेंदा होगा और एक कैरी होगी, दोनों की कहानी हम पढ़ेंगे। एक तो प्रकृति पर निर्भर रहता है, और दूसरा जो है मानव जो है प्रकृति पर निर्भर है, और एक में प्रकृति जो है मानव पर निर्भर है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक तो ये कहता है कि प्रकृति सब कुछ है, भगवान शिव की पूजा करो, भगवान सूर्य की पूजा करो, दोनों एक है, क्योंकि सूर्य भी भगवान है, जल भी भगवान है, आग भी भगवान है, ये तो कहता है बेंदा। जबकि कैरी क्या कहती है, कैरी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मानव जैसे चाहे प्रकृति को बदल सकता है। मुझे अगर एप्पल खानी है और मुझे अगर तुरंत के काजू और बादाम खाने, तो मैं कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, यूपी के कानपुर में हूं, चाहे बिहार के पटना में हूं, चाहे राजस्थान के जयपुर में हूं, तो सांगानेर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर लेके आराम से एरोप्लेन से जम्मू कश्मीर जाके वहां की लेटेस्ट बादाम ला सकती हूं। यानी प्रकृति पे मानव निर्भर नहीं है। दोनों की बात सुनकर बहुत अच्छा डिस्कस निकलता है कि मानव प्रकृति के बगैर कुछ भी नहीं है, और प्रकृति मानव के बगैर कुछ भी नहीं है। प्रकृति से छेड़छाड़ क्या हो जाती है, घातक साबित हो जाती है। ऐसा हम कहां पढ़ेंगे, अगली क्लास में। इसीलिए यह आपको जानना बहुत जरूरी है। वहां जिक्र करूंगा मैं अगले साल, जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे हम, पहले ही लेक्चर में 12th वाले में मैं जिक्र करने वाला हूं कि भोजन, फल, खाने लायक, शहद, पौष्टिक, और शिकार जो है वो मानव को कौन देता है, वो वन्य जीवों से प्राप्त होता है, और ये प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त हुआ करते हैं। तीसरा पॉइंट, ये उन्हें घर बनाने का सामान, कलाकारी। कलाकारी क्या होती है कि वस्तुएं देते हैं, कलाकारी मतलब इस्तेला करती हैं, बना करते हैं। इस्तेला करती नहीं करके इसको हम क्या कह सकते हैं, लघु उद्योग जो होते हैं, वहां के जंगल के जो लोग लघु उद्योग क्या करते हैं। लघु उद्योग का मतलब जैसे ये है कि मूर्ति बनाना, या फिर फल जो होते हैं उनको छील व्हील के मार्केट में बेचना, क्योंकि उन्हें और चीजों की भी तो जरूरत होती है। आजकल वनों की वनस्पति जो है, वहां जो लोग रहते हैं जनजाति लोग, वो भी डेवलप होने लग गए, और ऐसे में यूरोप के कई कंट्रीज जो है वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति वाले क्षेत्रों में जो जनजाति के लोग रहते हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं ताकि वो डेवलप होए। तो ऐसे में क्या है, जैसे कि स्लेज गाड़ी जब हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि बर्फ पे चलने की जो गाड़ी होती है, आजकल पहले वो बर्फ पे चलने की जो गाड़ी होती थी स्लेज गाड़ी, उसको कुत्ते और रेडियार खींचा करते थे। लेकिन आज इनके पास विक्टर बाइक होती है जो बर्फीले क्षेत्रों में रहा करते हैं, दक्षिण अफ्रीका वाले इन क्षेत्रों में। तो उनकी बातें अलग है, क्योंकि वो डेवलप हो रहे हैं। तो ये भी जनजाति के लोग क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। ऐसे क्या होगा, शिकार रुकेगा और इनका जीवन जो है बेहतर हो पाएगा। अगला क्या है, घर बनाने के सामान वगैरह कौन देते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। जनजातीय समुदाय के लिए वनों की महत्ता सभी जानते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन और आर्थिक क्रियाओं के आधार है। वनों की महत्ता तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, क्योंकि वन बहुत महत्वपूर्ण है। बिना वनों के कुछ भी नहीं हो सकता। आज हम जो भी दैनिक जीवन में काम में चीजें ला करते हैं, उन सब में वनों का सहयोग है। किसका सहयोग है, जैसे मैं इस
स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, तो ये दरवाजा जो बना हुआ है ये लकड़ी का बना हुआ है। ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक जो है इसमें भी क्या है, वनों का सहयोग होता है। जो रबड़ बना करता है उसमें वनों का सहयोग होता है। कपड़े जो है कपास और सूती वस्त्र जो हुआ करते हैं वो वनों से बने होते हैं। तो वन कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से, किसी क्या पूरे ही प्रकार से हमारा सहयोग करता है। बालों का तेल जो है वो हमें अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ करता है, फसलों से प्राप्त हुआ करता है। तो वन एक दूसरे से, वन जो है मानव के जीवन को बेहतर बनाने में, सुख सुविधा वाला बनाने में बहुत सहयोग किया करते हैं। आगे देखिए, आप ये पढ़ चुके हैं, आगे देखिए। साधारणतः ये माना जाता है कि भारत के 593 डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों में 188 जनजातियां, ट्राइब कहा जाता है इसको, 188 जनजातीय जिले हैं। भारत के 593 जिलों में से, भारत के 593 जिलों में से कितने, 188 जिले ऐसे हैं जहां जनजाति के लोग रहा करते हैं। जैसे वो भाटिया हमने पढ़ा था, गुज्जर हमने पढ़ा था। ये गुर्जर नहीं है, गुज्जर बोल रहा हूं मैं। गुर्जर अलग होता है और गुज्जर अलग होता है। गुज्जर जो होते हैं वो जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्र में रहा करते हैं। गुर्जर जो है कई क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो क्या है, ये जनजातीय जिले जो हैं ये 593 में से कितने हैं, 188। जनजाति का मतलब क्या होता है, कई बार काफी देर से हम जनजाति कर रहे हैं। जो लोग पेड़ पौधों से अपना जीवन यापन करते हैं और जंगलों में या पहाड़ों में रहते हैं, उनका जीवन यापन पूरा ही पेड़ पौधों पर टिका रहता है, वो लोग जनजाति के लोग कहलाते हैं। ये लोग, कई जनजाति के लोग जो है आज डेवलप हो गए और शहरों की तरफ रुखान कर गए। जैसे मीणा जो जनजाति है वो धीरे धीरे अब शहरों की ओर और एजुकेशन में आगे बढ़ने के कारण अपने आप को डेवलप कर पाई, लेकिन वो आज भी जनजाति के लोग कहलाते हैं। आगे क्या है, ये जनजाति जिले भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.63% हिस्सा है। सीधा सा ही पता चल रहा है, 593 जिलों में से अगर 188 डिस्ट्रिक्ट इसके हो जाते हैं तो टोटल कितना है, पूरा भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 33.63 यानी राउंड फिगर 34%। यानी कि भारत में अगर 100 बीघा जमीन है तो 34 बीघा, 34 बीघा पर कौन मिलेंगे आपको, जनजाति के लोग मिलेंगे। अब समझ में आ गया ना। परंतु देश का 59.61% वन आवरण इन्हीं जिलों में पाया जाता है। यानी वन जो है सबसे ज्यादा जो है इन्हीं जिलों में देखने को मिलते हैं। ये कौन से जिले हैं बताओ, भारत में सबसे ज्यादा वन कहां है? भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं वन है और प्राकृतिक वन अगर सबसे ज्यादा है तो क्षेत्रफल के अंदर सबसे ज्यादा वन वाला राज्य है कौन सा? आता है किसी को? बिल्कुल भी नहीं आता, मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश वनों में 1 नंबर पर है। जबकि सबसे कम अगर वन कहीं है तो वो हरियाणा। वो कौन सा है? लड़कियां भी कम और वन भी कम। कहां? हरियाणा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। परंतु देश का कितना, 59.61% वन आवरण इन्हीं जिलों में पाया जाता है। इससे पता चलता है कि जनजातीय जिले वन संपदा के धनी है। जनजातीय जो जिले होते हैं वन संपदा, क्योंकि देखो 60% राउंड फिगर कितना, और कितनी अच्छी बात है कि भारत के अंदर 60% जो है वनों का हिस्सा अगर कोई रखता है, फॉरेस्ट का हिस्सा कोई रखता है, तो वो प्राकृतिक वनस्पति है और वहां जनजाति के लोग रहते हैं। निष्कर्ष क्या निकला, हम किस डिसीजन पर पहुंचे? हमने ये जाना कि प्राकृतिक वन जनजातीय लोगों को खान पान, रहना खाना सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उनका आवास, उनका खाना, उनका पीना शिकार आदि पर निर्भर होता है, फल फूलों पर निर्भर होता है, और वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहा करते हैं और वन्य जीवों का शिकार किया करते हैं। दूसरा हमने देखा वन जो होते हैं उनमें प्राकृतिक वन जो होते हैं, नदी का बहाव जब आता है उसके साथ मिट्टी जो बह रही होती है उस मिट्टी के अपरदन को रोकने का काम करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और यहां तक ये बात हुई कि लगभग 593 डिस्ट्रिक्ट में से 188 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं। और भारत के पूरे वन के आवरण की बात करें, पूरे वन के आवरण की बात करें तो लगभग कितना प्रतिशत, 60% राउंड फिगर, 60% इन्हीं क्षेत्रों में वन है। तो बताओ प्राकृतिक वन महत्वपूर्ण है या नहीं है? मैं आपको यह समझाना चाह रहा था, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इन्हें मानव की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या
मानव को इनकी जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, पूरा यही तो है 60%। बताओ मध्य प्रदेश क्या है, वनों में 1 नंबर, हरियाणा क्या है, वनों में पिछड़ा हुआ। लेकिन वन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कहीं ज्यादा है तो मिजोरम, मेघालय ये क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि जनजातीय वन संपदा के धनी है। आगे देखिए, वनों और जनजातीय समुदायों में घनिष्ठ संबंध है। बहुत अच्छी बात है, वन और जनजाति दोनों एक दूसरे के पर्याय है। अब पर्याय है इसका मतलब ये नहीं कि जनजाति भी खड़ी रहती है, पत्ते आते हैं उसके, ऐसा नहीं है। जनजाति अगर जीवन यापन कर रही है तो वो वनों से कर रही है। किससे कर रही है? वनों से। तो एक दूसरे पर डिपेंड है, और वनों में जो लोग रह रहे हैं वो जनजाति को नुकसान नहीं पहुंचाने देते, नहीं तो लोग काट काट के ले जाए। ठीक है ना, जनजाति के लोग वनों को नुकसान पहुंचाने नहीं देते। समुदायों में घनिष्ठ संबंध है, बहुत संबंध है इन दोनों में, और इनमें से एक का विकास दूसरे के बिना संभव नहीं। आप समझ गए ना कैसे संभव नहीं है? क्योंकि जनजाति के लोग वनों को नुकसान नहीं होने देते और ना खुद ज्यादा नुकसान किया करते। दूसरा, अब आप कहेंगे कि वन तो मानव पर डिपेंड ही नहीं है, तो फिर जनजाति के लोग इनका सपोर्ट कैसे करते हैं? वन अपने आप को डेवलप करने में, प्राकृतिक वन खड़े होने में मानव का बिल्कुल भी सहयोग नहीं लेते, लेकिन उनकी सुरक्षा जो है उसकी जिम्मेदारी जनजाति के लोग करते हैं। तो वो उसने थोड़ी कहा वन ने कि मेरी सुरक्षा करो, वो तो उनके लिए भी ठीक है क्योंकि वहां फल फूल और वन्य जीव है, तो उनका आदान प्रदान जीवन यापन उससे चलता रहता है। आगे क्या है, वनों के विषय में इनके प्राचीन व्यवहारिक ज्ञान को वन विकास में प्रयोग किया जा सकता है। जनजातियों को वनों से गौण उत्पाद संग्रहण करने वाले ना समझकर उन्हें वन संरक्षण में भागीदार बनाया जाना चाहिए। देखो, संग्रहण करने वाले ना समझे, इनको भागीदार समझे। यानी ये कहना चाहता है 10वां पॉइंट, और आज का लास्ट पॉइंट ये कहना चाहता है कि अगर वनों की कोई सुरक्षा करता है तो वो जनजाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? खुद तो करता ही है वन अपनी सुरक्षा, पहाड़ों में है तो कोई दिक्कत ही नहीं उसे, लेकिन उनका सही सुरक्षा और उनको कटने से या फिर उनका दोहन होने से अगर कोई रोकता है तो वो कौन रोकता है? वो जनजाति के लोग। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि जनजाति के लोग जो है वो वनों के कारण जीवित है, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि वन जो है, प्राकृतिक वन जो है, वो जनजाति के लोगों के कारण असुरक्षित है। तो आपको यह समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है। इस लेक्चर से मैंने आपको कनेक्ट करने का प्रयास किया है, मैंने आपको जोड़ने का प्रयास किया है। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम 5 प्रकार के वनों का अध्ययन करेंगे अगले लेक्चर में। इसके अलावा वनों से वन जो संरक्षण है उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं यह भी हम देखेंगे, और क्या उपाय किए जाने चाहिए, क्या सरकार ने कुछ किया है, यह भी हम देखने वाले हैं। तो ये 10 पॉइंट हमने बहुत अच्छे से देखा, और इस चैप्टर को पूरा जिसने यहां तक देखा है वो जरूर बताएगा जिसने पूरा लेक्चर देखा है, और आपको कहाँ डाउट है और कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी चिंता है जो पढ़ाई को लेकर आपको खाई जा रही है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होना चाहिए। कौन सा चैप्टर ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा समझ में आया, और कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसका आपको आज भी डर लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।